हेलो एवरीबॉडी। रविंद्रा 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का मैं एसके पांडे स्वागत करता हूं। आज मैं कला एवं संस्कृति जो आपके प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो अभी डेट बढ़ाया गया है और जिसका आपको अक्टूबर में 4 अक्टूबर को निर्धारित जो उसके लिए तिथि जो घोषित की गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सबों ने रविंद्रा IAS 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है और यह कोर्स बहुत ही कम समय में आपके लिए बेहद उपयोगी साबित भी होगा, क्योंकि इसमें हम सबों के द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वह इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही और बेसिक प्लस अप्लाइड जो प्रश्न जो पूछे जाते रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस चलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद उसका रिजल्ट अवश्य ही आपके लिए सकारात्मक रहेगा। तो यहाँ कला एवं संस्कृति में जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में जो पूछे जाएंगे उसको ध्यान में रखकर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है और इसके लिए हमने एक आपको टॉपिक्स भी डिसाइड किया है। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कला एवं संस्कृति में आप जो पढ़ोगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, उसके बारे में क्या है, वह कब स्थापित हुआ और कैसे। सपोज दैट उदाहरण स्वरूप आप मान लो कि आपसे पूछा जा रहा है मंदिर स्थापत्य कला के विषय में, और मंदिर स्थापत्य कला में आपको यह तो पता होना चाहिए कि मंदिर स्थापत्य कला क्या है, यह नागर शैली क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके अंतर्गत कौन कौन सी अन्य शैलियां हमें दिखाई देती हैं, यह कैसा है, या जो भी मंदिर है, चाहे देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो या फिर भुमरा का शिव मंदिर हो, तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह कैसा है, इसमें कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज़ें आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो क्या वह महत्वपूर्ण है, क्या वह इस वर्ष 2020 में उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या नहीं है। तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यदि महत्वपूर्ण है तो क्यों है, और उसको आप देखो तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं जो आपको हाल फिलहाल में घटनाओं से संबंधित होते हैं और उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा ही प्रबल होती है। और हम सबों का यहाँ पे कोशिश भी यही होगा कि उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको अध्ययन कराएं और आपके सफलता में सहयोगी बन सकें। नेक्स्ट आप देखें तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना आवश्यक है कि जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है खासकर प्रारंभिक परीक्षा में, और वह भी प्रारंभिक परीक्षा में तो चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या अन्य राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए आप देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जरूरी यह नहीं है कि सभी प्रश्न आपको पता हो, लेकिन अगर आप उसे पढ़े हो, आप उसे समझे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप सही जगह पे जाकर उस आंसर को आप कर पाते हो। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है और वह बताया भी जाएगा कि कुछ बेसिक ट्रिक्स भी हैं जहाँ पे आप फंसते हो कि 50-50 में आप फंस जा रहे हो, 2 आंसरों में आप फंस रहे हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं और वह हम लोग साथ साथ इसको कराएंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वह हमने 14 टॉपिक्स विगत 2011 से लेकर और 2019 तक के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने इस टॉपिक्स को तैयार किया है। और अभी तक के जो मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है तकरीबन 13-14 सालों में, तो ऐसा कभी नहीं हुआ
कि आपको इससे बाहर प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस उम्मीद के साथ जुड़ सकते हैं कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। यदा कदा एक दो प्रश्न पूछा भी जाता है तो उससे आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स पे चर्चा करें जो आपको 2020 के लिए महत्वपूर्ण है, और आपको विश्वास ना हो तो आप विगत वर्षों के प्रश्नों को आप एक बार अवश्य देखें। आपको पता चल जाएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वह बिल्कुल आपको 2020 को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले आप देखें तो इसमें विरासत। अब विरासत पर आप देखें तो एक प्रश्न विरासत से पूछा जाता है, और इस बार 2020 के लिए विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। जिसमें विरासत में हमें जो पढ़ना है वह आपको विरासत क्या है, विरासत के प्रकार क्या हैं, हमारे पुरातात्विक विरासत क्या हैं, सांस्कृतिक विरासत क्या हैं, हमारे प्राकृतिक विरासत क्या हैं, तो उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप देखें तो स्कल्पचर, मूर्तिकला। अब मूर्तिकला में चाहे वह कोई भी शैली हो, जो मूर्ति निर्माण कला के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल तक आते आते मंदिर स्थापित होते हैं, और मूर्ति कला के अंतर्गत आप देखें तो यह मौर्योत्तर काल की घटना है। मौर्योत्तर काल में आप देखें तो मूर्ति निर्माण की हमें 3 शैलियाँ विकसित हुई। ऐसे तो भारत में मूर्ति पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से मूर्ति बनने की परंपरा भी जारी रही है, और इसके सबसे पहली शुरुआत जो हमें प्राप्त होती है वह हमें पाषाण काल से ही प्राप्त हुई, जिसमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा बनाई गई थी। उसके बाद आप आगे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता काल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में आप देखें तो वहाँ पे हमें मूर्तियाँ जो हैं वह मूर्तियाँ विभिन्न रूपों में प्राप्त हो रही हैं, चाहे मुद्रा के ऊपर हो, चाहे वह पाषाण निर्मित मूर्ति हो, या फिर आपको मृण मूर्ति के रूप में हो, टेराकोटा का मूर्ति हो, जो पकाई हुई मिट्टी की मूर्ति, आज भी वह निरंतर है। उसके बाद आप आते हैं तो मौर्य काल में आप आएँ तो मौर्य काल में आप अशोक स्तंभ के ऊपर आप देखें तो बहुत सारे पशुओं की मूर्तियां बनाई जा रही है। स्तूप से भी संबंधित आपको वहाँ पे भी मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन मौर्योत्तर काल में जब आप आते हैं तो यहाँ पे मूर्ति निर्माण की 3 शैलियाँ विकसित होती है, जिसमें एक गांधार कला, दूसरा मथुरा कला और तीसरा अमरावती मूर्ति कला। तो उससे हम लोग देखेंगे कि तीनों कला शैली के अंतर्गत जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर है और क्या समानता है। नेक्स्ट देखें तो हमें देखना है आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला पर आप देखें तो स्थापत्य कला से संबंधित आपको प्रश्न हमेशा ही पूछा जा रहा है। मैं 1-2 लोगों का नाम ले लूं जो जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अभी कुछ स्टूडेंट, तकरीबन 15 स्टूडेंट हैं साथ में, तो गुड इवनिंग। और ये हैं आपको रामेंद्र, प्रवेंद्र शेखावत, गुरुब्रान। तो बहुत अच्छी बात है, आप सब जुड़े रहें और आगे इसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ हम लोग देखें तो स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला की चर्चा की जाए तो स्थापत्य कला में आप देखें तो यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे आप देखें 2019 के ही प्रश्न में तो आपको पूछा हुआ है, जो मौर्य अभिलेख से, आपको अशोक के अभिलेख से है, जिसमें रान्यो अशोका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2018 आप देखें तो आपको बुलंद दरवाजा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो स्थापत्य कला में हम लोग देखेंगे कि स्थापत्य कला के विकास और साथ साथ अभी 2020 के लिए कौन से स्थापत्य महत्वपूर्ण है जिस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट आप देखें चित्रकला। चित्रकला में आप देखें तो कुछ प्रमुख चित्रकला से संबंधित भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, चाहे वह अजंता हो, चाहे वह आपको बाघ की गुफा चित्रकला हो, तो अन्य चित्रकला में आपको एलोरा से हो, तो इस तरीके से आप देखें, या फिर मधुबनी पेंटिंग हो, राजस्थानी पेंटिंग हो, तो यहाँ से आपको चित्रकला से प्रश्न, आपको मुगलकालीन पेंटिंग हो, 2019 के ही चर्चा किया जाए तो 2019 के प्रश्न आपके सामने हों तो आप देखना यहाँ पे मुगल पेंटिंग से प्रश्न पूछा गया था छवि चित्र के विषय में, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का व्यापक विकास हो रहा है और जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की भी स्थापना की थी। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चित्रकला का विकास, चाहे वह सल्तनत पीरियड हो, चाहे वह मुगल पीरियड हो, या आधुनिक चित्रकला के संदर्भ में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो संगीत और संगीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब संगीत में आप देखें तो चाहे वह
उत्तर भारतीय संगीत हो या फिर दक्षिण भारतीय संगीत हो, तो उससे भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। या फिर आप देखें तो संगीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं जैसे पंडित त्यागराज पे प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप देखें तो क्लासिकल एंड फोक डांस, जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है और जो लोक नृत्य है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। कुछ राज्य स्तरीय जो राज्य विशेष से संबंधित, लोक जीवन से संबंधित, लोक संस्कृति से संबंधित कुछ नृत्य होते हैं, तो कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जिन्हें आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और वह शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर भारत में भी हैं और दक्षिण भारत में भी हैं, जिसमें चाहे कथक देख लें, मणिपुरी देखें, ओडिसी देखें, भरतनाट्यम देखें, तो कुचिपुड़ी देखें, तो इन सब नृत्य को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से अर्धशास्त्रीय नृत्य हैं और कौन से लोक नृत्य हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो मार्शल आर्ट्स, कुछ ऐसे नृत्य भी हैं जो आपको नृत्य क्रिया का ही प्रदर्शन होता है, लेकिन वह युद्ध क्रिया के रूप में। तो वह विशेषकर जो जनजातीय हमारे उत्तर पूर्वी भारत के जो लोक नृत्य हैं या फिर जो दक्षिण के लोक नृत्य हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जो आपको मार्शल आर्ट्स की तरह हैं, जो युद्ध क्रिया की तरह हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उसके बाद आप देखें तो हमारे धार्मिक संप्रदाय, अब धार्मिक संप्रदाय में आप देखें तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे हैं, चाहे वह बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो या फिर वैष्णव धर्म से हो, शैव धर्म से हो, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा, आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आप देखें तो हमारा धार्मिक जो इतिहास है, जिसमें सूफी और भक्ति आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप देखें तो पर्व त्यौहार जो हमारे हैं, जो महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार हैं, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो पर्व त्यौहार हैं, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको देखा जाएगा कि करेंट में कौन से पर्व त्यौहार हैं जिसमें पूछे जाने की संभावना प्रबल है। नेक्स्ट देखें तो कुछ हमारे जो सांस्कृतिक जो स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहाँ से आपको एक प्रश्न मैचिंग का रहता है, तो उसको भी हम लोग करेंट से जुड़ा हुआ है, इसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आप देखें लैंग्वेज, लिटरेचर और क्लासिकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे भाषा साहित्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता रहा है, और उन भाषा साहित्य से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे कि जो भाषा साहित्य हैं वह आपको जो शास्त्रीय साहित्य का जिसे दर्जा दिया गया है, तो उन शास्त्रीय साहित्य से संबंधित भी प्रश्न क्या है, तो उस प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे किन्हीं ने मैसेज जो किए हैं, अरुण दुबे सर की बात में वजन है, चलिए अच्छी बात है। ये क्या हुआ, यूपीएससी अड्डा पर, यस अड्डा तमिल क्लास वाज गोइंग ऑन, दैट्स वाई लेट टू ज्वाइन सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए अच्छी बात है, और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा इसको लेकर चलें। नेक्स्ट आप देखें तो हिस्टोरिकल एरा, जो ऐतिहासिक संवत। अब आप देखें ऐतिहासिक संवत पे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और यहाँ से हमेशा पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो आपको दर्शन से संबंधित आप देखें तो कुछ प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, तो हम लोग इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट आज सबसे पहले हम लोग को जो चर्चा है वह है कला के विषय में, क्योंकि आप देखें कला संस्कृति को जानने एवं समझने से पहले आपको 2-3 बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहला यह कि कला क्या है, दूसरा यह सभ्यता क्या है, तीसरा संस्कृति क्या है, और चौथी विरासत क्या है। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जान पाओगे, जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे, आप कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को आप नहीं कर सकते हो। ऐसे भी आपका टाइम जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए अभी जो टाइम जो मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है। तो यहाँ आप देखें तो कला, अब कला के अर्थ कला किसे कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सबों में से ऐसा कोई भी हो जो आपको, शैलेश रंजन गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी में से कोई भी ऐसा हो जो कला से परिचित ना हो। आप सबके अंदर भी कोई ना कोई कला अवश्य होगी, चाहे कोई बहुत अच्छा चित्र बनाते होंगे, कोई बहुत अच्छा गाते होंगे, कोई बहुत अच्छा नृत्य करते होंगे,
कोई बहुत अच्छा कुछ बनाते होंगे। तो कला सबके अंदर है। बाइलिंगुअल है। तो आप देखें तो सर मुझे एग्ज़ाम देने के लिए आगे के अकॉर्डिंग 2 साल है, अभी से स्टार्ट करूं प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो और यूपीएससी की तैयारी का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपको समग्रता आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखें तो आर्ट, अब 2-3 चीज़ों को हमें यह देखना है। सबसे पहले कि व्हाट इज आर्ट, दूसरा आपको देखना है कि मीनिंग ऑफ आर्ट, नेक्स्ट आप देखें तो टाइप्स ऑफ आर्ट, नेक्स्ट आप, तो इस प्रकार से आपको आर्ट के बारे में, कला के विषय में आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें तो मीनिंग ऑफ आर्ट, यानी मैंने बताया कि सभी में आप देखें तो कला है, आर्ट सबके अंदर है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर आर्ट ना हो। अब यहाँ पे अगर आर्ट की बात की जाए तो आपके अंदर जो फीलिंग है, आप जो सोचते हो, यानी अगर आपको डिफाइन करना हो कला के, आर्ट के संदर्भ में, तो आप उसे इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि कला वह है जो मनुष्य की भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो आर्ट के द्वारा आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी फीलिंग और आप अपने आइडिया को किसी न किसी रूप में आप उसे प्रेजेंट करते हो। जनरली वही आर्ट है, जनरली वही कला है। कला और कोई अलग नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई फीलिंग होगी। अगर आप मनुष्य हो तो कोई ना कोई फीलिंग होगी। और आप देखें जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से आपको मनुष्य के अंदर आपको आर्ट डेवलप हुआ है। जब मनुष्य आपको स्टोन एज में था, जब पाषाण काल में था, और जब वह आपको अस्थायी जीवन जिया करता था, परमानेंट सेटलमेंट भी उसके पास नहीं था, जब वह आपको गुफाओं में रहा करता था, जब वह आपको, यानी वहाँ पे भी आप देखें तो मनुष्य आर्ट से आपको परिचित था। और उस समय जो आर्ट की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वह हमें केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी के रूप में हमें वहाँ से प्राप्त हुई है, जो पाषाण कालीन ही है, जो स्टोन एज का ही है। तो वहाँ से ही आर्ट डेवलप है। यानी मनुष्य अपनी भावना एवं विचारों को जिस माध्यम से भी व्यक्त करता है, मूलतः वही कला है। और इस संदर्भ में जो आर्ट हैं उसके 2 टाइप्स हैं। 1 आपको दृश्य कला, विजुअल आर्ट जो हम देख सकते हैं, एंड सेकंड परफॉर्मिंग आर्ट जो हम प्रदर्शन करते हैं। तो हम अपनी कला को 2 रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम अपने अंदर जो विचार हैं, जो आइडिया हैं, उसको हम 2 रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक जो विजुअल आर्ट के रूप में है, जो दृश्य कला के रूप में, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे आप देखें स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला आर्किटेक्चर क्या है, यह आप देख सकते हो। अगर आपके सामने मकान है तो आप उसे देख सकते हो, आप उसे छू सकते हो, आप उसे अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार स्कल्पचर, मूर्ति कला, यह क्या है, विजुअल आर्ट का एग्जाम्पल है। यानी इसे भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार आपको पेंटिंग, यह भी आपको विजुअल आर्ट है, यह भी आपका दृश्य कला है, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। कुछ ऐसी भी कला हैं जिसको आप दृश्य कला, विजुअल आर्ट नहीं कह सकते हो, जिसको हम अपने आइडिया को, जिसे हम अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको परफॉर्मेंस के माध्यम से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वह जो आर्ट है वह आपको परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से जाना जा रहा है, वह आपको प्रदर्शनी कला के नाम से जाना जा रहा है। और इस संदर्भ में आप देखें तो जो हमारा डांस है, म्यूजिक है, ड्रामा है, ये सारी आर्ट जो हैं, ये सारी आर्ट आपको परफॉर्मिंग आर्ट हैं, प्रदर्शनी कला है। क्योंकि इन सब को जो अभिव्यक्ति है, इन सब को जो हम व्यक्त करते हैं, जो सामने लाते हैं, तो वह इन्हीं रूपों में सामने लाते हैं। तो इस संदर्भ में आप देखें तो आर्ट के 2 टाइप भी यहाँ पे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, क्योंकि यह बस जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, स्कल्पचर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे वही पूछा जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया कि आपको अगर किसी से आप मिलते हो तो पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना। और ऐसे भी जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें डिटेल्स होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा आपका काम आ जाए, कौन सी जानकारी कब काम आ जाए, यह बड़ा मुश्किल होता है। तो कम से कम उस जानकारी को आपको होनी चाहिए। तो यहाँ
हम लोगों ने पहले देखा कि आर्ट क्या है, कला क्या है, यानी कला का मीनिंग क्या है, कला कितने प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कला को, आर्ट को डिफाइन किया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब अगर कला की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट अगर पूछा जाए तो यहाँ अगर कला की विशेषता के बारे में आप देखें तो यहाँ पे कला क्या है, तो सबसे पहले आप देखें इसकी विशेषता कि यह अभिव्यक्ति की प्रधानता, यानी मनुष्य जो हमारी जो भारतीय कला है, जो इंडियन आर्ट है, इस इंडियन आर्ट की सबसे प्रमुख विशेषता एक है इसकी अभिव्यक्ति की प्रधानता। क्योंकि कला के माध्यम से आप देखें तो हमारी जो भारतीय कला है, जो हमारी इंडियन आर्ट है, यह इंडियन आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि सिर्फ यह इंद्रिय सुखों का साधन नहीं है। हमारी जो कला है वह सिर्फ आँखों को सुख देने के लिए नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की प्रधानता इसमें समाहित है। और इसके माध्यम से आप देखें तो हम आंतरिक विचारों को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि चाहे कोई भी कला हो, अब भरतनाट्यम आप देखें तो जरूरी यह नहीं है कि भरतनाट्यम आपको समझ में ना आए तो वह बेकार है, मणिपुरी आपको समझ में ना आए तो बेकार है, क्योंकि हमारी आर्ट वह नहीं है, यह हमारी आर्ट की विशेषता नहीं है, यह हमारी आर्ट की क्वालिटी नहीं है कि वो हमारे सिर्फ इंद्रिय सुखों का साधन है, सिर्फ बस जो आंखों से अच्छा लगे वही कला नहीं है। हमारी कला अभिव्यक्ति की प्रधानता को समाहित किए हुए है। हमारी कला जो है वह आपको आंतरिक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। जो आपका इंटरनल, जो आपका थिंकिंग है, जो चीज़ें आप सोच रहे हो, उसे आप रिप्रेजेंट करते हो। यही तो हमारी आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट आप देखें तो इंडियन आर्ट की एक और विशेषता इसकी कंटिन्यूटी है, इसकी निरंतरता है। आज से नहीं, प्राचीन काल से लगभग 5000 वर्षों से आप देखें तो हमारी जो कला है वह निरंतर आज भी चली आ रही है। यह हमारी इंडियन आर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी कंटिन्यूटी के संदर्भ में आप इसे देखें। और यह जो देखें आप, तो यह इसकी विशेषता के संदर्भ में आप देखें तो सबसे पहले यह स्टोन एज से लेकर, यह आपको यानी स्टोन एज से लेकर और आज तक आप देखें तो यह आपको कंटिन्यू उसी रूप में है, जो हमारी कला की विशेषता है। जैसे आपने देखा स्टोन एज में, अब स्टोन एज में आपने देखा कि वहाँ पे केव पेंटिंग है, केव पेंटिंग हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो गुफा चित्रकारी है तो ऐसा तो नहीं है कि आज आप देखें तो वॉल पेंटिंग आप नहीं कर रहे हैं। यह गुफा चित्रकारी जो केव पेंटिंग है, यह क्या है, यह वॉल पेंटिंग ही तो है। तो आज भी तो वॉल पेंटिंग हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में यह आज भी तो देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसकी कंटिन्यूटी है। यह हमारी भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आप देखें तो इसकी धार्मिकता, यानी यह रिलीजियस से भी जुड़ा हुआ है। हमारी जो भी कला है, जैसे आप देखें तो आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप आते हैं तो 3 मूर्ति की स्टाइल आपको डेवलप हो रहा है, जिसमें गांधारा, जिसमें मथुरा एंड अमरावती। अब आप देखें तो मूर्ति जो बन रहे हैं, जो स्कल्पचर हैं, वह स्कल्पचर बुद्ध से तो संबंधित हैं। जो हम लोग गांधारा आर्ट में देखें तो गांधारा आर्ट में आप देखते हैं गांधार कला के अंतर्गत तो जो भी मूर्ति का जो निर्माण हो रहा है, जो भी स्कल्पचर हमें प्राप्त हो रहा है, वह सिर्फ बुद्ध एंड बोधिसत्व के ही आपको स्कल्पचर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन वही कला के दूसरे रूप में आप देखें मथुरा आर्ट के अंतर्गत, तो वहाँ से हमें आप देखें तो बुद्ध, बोधिसत्व, जैन एवं हिंदू धर्म के भी हमें मूर्तियाँ, स्कल्पचर वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारी जो कला जो है वह इसकी एक विशेषता है कि यह धर्म प्रधान तो है, इसमें रिलीजन आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ यह आपको धर्म निरपेक्ष भी है, यह आपको नॉन रिलीजियस भी है। जैसे आपने देखा, अगर अशोक के अभिलेख की बात की जाए तो अशोक का जो अभिलेख है, उस अभिलेख के ऊपर आप देखें जो स्तंभ, जो पिलर्स जो आप देख रहे हैं मौर्यन पिलर्स, तो उस समय के अगर पिलर्स को देखें तो सारनाथ के पिलर को आप देखें तो उस पर आपको 4 लायन, 4 सिंह उस पर स्थापित है। वह जो 4 लायन है वह आप देखें तो वह सभी 4 सिंह आपको अहिंसक मुद्रा में हैं और यह भारत की शक्ति को दर्शाते हैं कि आज जो भारत जो है वह आपको शक्तिशाली भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। तो यह हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी यहाँ पे दर्शाने का काम हमारी जो रिलीजन है और हमारा जो आर्ट है वह कर रहा है। नेक्स्ट आप देखें तो हमारी कला क्या है,
सिंबॉलिक, प्रतीकात्मकता, यह भी हमारी कला की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि हमारी कला में आप देखें तो हमारा जो आर्ट है वह है सिंबॉलिक, यह प्रतीकात्मकता। तो इस तरीके से आप देखें तो इसकी एक अपनी विशेषता है, क्योंकि यह हम अपनी आर्ट को, हम अपनी कला को प्रतीकों के माध्यम से भी, सिंबॉलिक रूप में भी उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखें एग्जाम्पल में तो स्तूप पूजा। अब स्तूप क्या है? यह स्तूप आप देख रहे हैं तो मौर्य काल में आपको बुद्ध, मौर्य काल से तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन अशोक के द्वारा सबसे ज़्यादा स्तूपों की संरचना की जा रही है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं और माना जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब आप देखें तो यह क्या है? एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक आर्ट है, क्योंकि इसमें हम बुद्ध की पूजा जो है वह आपको प्रतीक के रूप में कर रहे हैं। और वह प्रतीक क्या है? तो वह बुद्ध के सिंबल के रूप में, और उसमें हम स्तूप की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कला जो है एक इसकी अपनी विशेषता है, वह है प्रतीकात्मकता भी। उसी प्रकार आप देखें तो हमारी कला जो है वह समन्वय की प्रवृत्ति, एडजस्टमेंट। अब आप देखें तो यह हमारी कला की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि भारत पर एक नहीं अनेक आपको आक्रमण होते हैं। सबसे पहले आप देखें तो भारत पर ईरानी आक्रमण जो हखामनी वंश के शासक के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद आप देखें यूनानी आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसके बाद फिर आप देखें तो पोस्ट मौर्यन पीरियड तक आते आते और भी अटैक हो रहे हैं, जिसमें यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सारे आपको आ रहे हैं। और ये सारे जो हैं आप देखें तो एक विशेष क्षेत्र जो भारत में जो आते हैं वे इसी क्षेत्र से आते हैं। अब ये सारे भारत में जब आते हैं तो उसके बाद आप आगे चलकर देखें तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद इस्लाम का उद्भव हुआ, इस्लाम आया। उसके बाद आप देखें तो क्रिश्चियन आए, ईसाइयत भी आया। तो इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी भारत पर अटैक किए। लेकिन यह भारतीय कला की एक अपनी विशेषता है कि जितने भी आक्रमणकारी आए हमारी संस्कृति को समाप्त नहीं कर सके, सभी हमारी संस्कृति में ही एडजस्ट होते चले गए। और यह हमारी आर्ट की भी विशेषता है। और यही रीजन है कि इंडियन आर्ट जो है यह आपको समन्वय की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगा। जैसे अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ आप देखें तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आप जो इस्लाम का जब आगमन हुआ तो इस्लाम के आगमन के साथ ही हमारे आर्किटेक्चर का जो नेचर है वह चेंज हो रहा है। जो हमारे स्थापत्य कला है वह स्थापत्य कला में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जैसे पहले हमारे जो आपको स्थापत्य कला जो था वह त्रावियत शैली के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इस्लामी शासक आए तो उसमें आर्कुवेट शैली भी जुड़ा, जिसमें गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरीके से दोनों का समन्वय हुआ, त्रावियत और आर्कुवेट, और तब जाकर वह स्टाइल आप देखें तो उसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ इस्लामिक स्थापत्य कहा जा रहा है, बल्कि आपको इंडो इस्लामिक स्थापत्य के नाम से जाना जा रहा है। उसी प्रकार आप देखें तो मूर्ति कला के संदर्भ में, स्कल्पचर के संदर्भ में आप देखें तो समन्वय हमें वहाँ भी दिखाई देता है। अब स्कल्पचर में आप देखें तो स्कल्पचर में वह समन्वय हमें किन रूपों में दिखाई दे रहा है? तो गांधार कला यह एक विदेशी कला है। मूर्ति इसमें बनाई जा रही है बुद्ध की, इसमें स्कल्पचर जो है वह बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन उसमें आप देखें तो बुद्ध का जो शारीरिक जो रूप है वह आपको किस प्रकार का दिखाई देगा? तो वह यूनानी इफेक्ट उसमें दिखाई देगा, क्योंकि वह यूनान के देवता अपोलो से मिलता जुलता आपको वहाँ पे बुद्ध को दिखाया गया है, बुद्ध को बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह समन्वय हमारी कला की अपनी विशेषता है, एडजस्टमेंट हमारी कला की अपनी विशेषता है, जो सभी को समाहित करता हुआ भारतीय कला आपको विकसित होता चला गया। उसी प्रकार आप देखें तो हमारी आर्ट की एक और विशेषता है इसकी आपको नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता। अब अगर राष्ट्रीय एकता की बात की जाए तो यह भी हमारी कला की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारी कला जो है वह कभी भी हमें तोड़ने का काम नहीं किया, कभी डिवाइड करने का काम नहीं किया, वह हमेशा हमें जोड़ने का काम किया। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे वह उत्तर का क्षेत्र हो, दक्षिण का क्षेत्र हो, पूरब का क्षेत्र हो, पश्चिम का क्षेत्र हो, तो आप साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी आप देखो तो आपको कला एक ही रूप में आपको दिखाई देगा। अब
अगर बात की जाए टेम्पल आर्किटेक्चर की है तो ठीक है, उसके शैली अलग हैं, स्टाइल्स उसके अलग हैं। कहीं वह नागर शैली के नाम से जाना जा रहा है, कहीं वह द्रविड़ शैली के नाम से जाना जा रहा है, कहीं वह आप वेसरा स्टाइल के नाम से जाना जा रहा है। तो आपको अलग अलग स्टाइल्स हैं, लेकिन सभी में आपको गर्भगृह जो है, उसी गर्भगृह के अंदर ही आपको मुख्य देवता जो हैं उनकी आपको वहाँ पे रखा जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन के रूप में आप देखें तो एक ही है। तो ये हमारी कला की अपनी विशेषता है कि हमारी जो कला है वह हमें तोड़ता नहीं है। विविधता होने के बावजूद भी, इतना डिफरेंसेज होने के बावजूद भी, आप अगर भारत को देखें तो भारत सिर्फ ज्योग्राफिकल आधार पर ही डिवाइड नहीं है। भारत को आप देखें तो इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस सभी आधार पे यहाँ पे डिवाइड है। लैंग्वेज, कलर्स, सारे आधार पे आप देखें तो यहाँ पे डिवाइड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नेशनल इंटीग्रिटी, हमारी एक पहचान है कि हम भारतीय हैं। तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता का भी पहचान है। उसी प्रकार आप देखें तो कलर में आप देखें, ये कला में आप देखें तो सजावट की प्रधानता, यह भी हमारी कला की विशेषता है। क्योंकि हमारी कला जो है वह आपको ऑर्नामेंटेशन, जो अलंकरण है, डेकोरेशन है, यह हमारी कला की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार से हमारी कला की यह विशेषता जो आपको इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ हम लोग देखें तो नेक्स्ट हम लोग आगे अगर बढ़ें तो इसे हम लोग देखते हैं कि अब हमारी कला जो है, भारतीय कला के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं कि एक तो हमने देखा कि कला क्या है, कला के प्रकार क्या हैं, और कला जो है वह कला की विशेषता क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, अब हम लोग देखते हैं सभ्यता और संस्कृति। अब सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन एंड कल्चर के संदर्भ में आप देखें तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि सिविलाइजेशन क्या है एंड सेकेंड कल्चर क्या है। तो इन दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब आप देखें तो सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कृति, क्या कभी आपने गौर किया कि सिंधु घाटी को सभ्यता क्यों कहा जा रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जा रहा है, एंड आपको वैदिक काल को संस्कृति क्यों कहा जा रहा है, वैदिक कल्चर क्यों कहा जा रहा है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? आप सब बुक्स भी पढ़ते होंगे, आप वहाँ भी देखते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ आप इसे बेसिक टर्म के तहत आप इसे समझो कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह क्या है, निर्मित है। यानी यह बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। यह जो है वह आपको भौतिक है, यह टेंजिबल है, और यह एक्सटर्नल है। जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है। सिविलाइजेशन जो है वह आपको टेंजिबल होता है, मूर्त होता है, वह आपको भौतिक होता है, वह निर्मित होता है। सभ्यता का निर्माण किया जाता है। सभ्यता जो भी है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो यह तो निर्मित है ना, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता है। तो यहाँ पे आप देखें तो सभ्यता का निर्माण किया जा रहा है। यानी सभ्यता क्या है, तो सभ्यता निर्मित है, भौतिक है, मूर्त है, और वह बाह्य है, जो दिखाई देता है। लेकिन संस्कृति को आपने देखा है, संस्कृति आंतरिक है, इंटरनल है। जैसे आपके रीति रिवाज, पर्व त्योहार, आपके आचार विचार, आपके रहन सहन, ये सब क्या है, ये सब हमारे कल्चर के पार्ट हैं। तो कल्चर के पार्ट जो हैं वह इंटरनल हैं, आप उसे देख नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से आप देखें तो सभ्यता वह निर्मित है, भौतिक है, टेंजिबल है, और वह बाह्य है। वहीं आप देखें तो संस्कृति, तो संस्कृति जो है वह आपको प्राकृतिक है, संस्कृति जो है वह अभौतिक है, संस्कृति अमूर्त है, इंटेंजिबल है, और समूर्त संस्कृति आंतरिक है, इंटरनल है। तो यहाँ पे आप देखें तो सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में हम लोगों को यह समझना है। इसीलिए आप देखें तो एक को कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यह निर्मित है, इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे आपको चाहे जो भी दिखे, नगरीय साक्ष्य जो भी मिले, तो इसका निर्माण किया गया है। लेकिन वैदिक संस्कृति में आप देखें तो वैदिक आर्य जो थे, वह आर्य आपको क्या है, वे तो ट्राइब्स थे, जनजाति हैं, लेकिन उनमें एक इक्वलिटी आपको समानता है। और वह क्या है इक्वलिटी? तो वह उनकी इक्वलिटी है उनकी लैंग्वेज, वे भारोपीय भाषा बोला करते थे। तो इस प्रकार से संस्कृति को अगर देखा जाए तो संस्कृति क्या है, यानी जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जिसे हम अपने प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभ्यता भी हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। लेकिन संस्कृति जो है वह संस्कृति में बदलाव नहीं हो सकता है, कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है संस्कृति में, क्योंकि संस्कृति आप देखें तो आपके रहन सहन क्या बदल सकता है क्या? आपकी भाषा बदल सकती है क्या? आपके विचार बदल सकते हैं क्या? आपके पर्व त्योहार बदल सकते हैं? तो यह बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन सभ्यता जो निर्मित है, जो प्राकृतिक है, इसे भी हम पूर्वज से प्राप्त कर रहे हैं। मान लो अब आपको कोई मकान दिया गया, जो आपके पूर्वजों ने आपको सौंपा, सबके पास है। अब उसमें आप डेकोरेशन कर सकते हो, उसमें आप बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि वह सभ्यता का पार्ट है। लेकिन जो लैंग्वेज उन्होंने दिया है और जो आपको उन्होंने जो कल्चर दिया है, जो विचार दिया है, जो फेस्टिवल उन्होंने दिया है, जो कंटिन्यू चली आ रही है, जिसकी निरंतरता है, क्या आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हो? तो उसमें चेंजिंग नहीं हो सकता। तो इस आधार पर सभ्यता को आप देखें तो सभ्यता निर्मित है। जैसे आप देखें भवन, मकान, पंखा, गाड़ी जो भी हैं, जो आपको जो भी मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिसका निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वे सारे क्या हैं? वे सारे सभ्यता के पार्ट हैं, जो हमारे भौतिक हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। तो वे सारे आपको हमारे सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। लेकिन अगर कल्चर की बात की जाए तो वह हमारा नेचुरल है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। जैसे पर्व त्योहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत, भाषा, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप देखें तो ये सारे हमारे कल्चर के पार्ट हैं, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। और जब भी संस्कृति में बदलाव करने की कोशिश की गई तो मनुष्य जो है वह पिछड़ता चला गया है। तो इस प्रकार से आप देखें। अच्छा, अरविंद कुमार, गुड इवनिंग सर जी। सुनील पंडित, गुड इवनिंग सर जी। जी सर, गुड इवनिंग सर जी। बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरीके से रिस्पांस देते रहें, इसी तरीके से जुड़े रहें, तो और एनर्जी मिलता है एक टीचर को, टीचर और एनर्जेटिक होते हैं। और उस पर फिर थोड़ा सा कमेंट जब आता है, आप सबका रिस्पांस आता है, तो थोड़ी खुशी होती है कि चलो सही डायरेक्शन में आप उसे समझ पा रहे हो। ऐसे देखो, पढ़ाने के लिए कोई नया अनुभव तो हम सबों का है नहीं, विगत 13-14 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। बस इसमें यही, अब इस महामारी को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, बस यही एक किया जा सकता है कि आप देख सकते हो, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स से यह भी संस्कृति का ही पार्ट है, यह भी कल्चर का ही पार्ट है। तो इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू आगे रखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सभ्यता क्या है और आपको सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसे हम लोग कह रहे हैं। तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग आगे जाएं और इसमें अब हम लोग देखते हैं कि सभ्यता संस्कृति, तो हमने समझा कि कला क्या है और सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। अब हम लोग इसे नेक्स्ट देखें कि संस्कृति और सभ्यता। तो यहाँ पे आप देखें तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब जैसा कि हमने चर्चा किया कि संस्कृति हमें क्या बतलाता है कि क्या शामिल है हमारे संस्कृति में, कौन से हमारे यानी कल्चर के पार्ट हैं। तो हमारे कल्चर के पार्ट क्या है? हमारा रिलीजन, हमारा आर्ट, हमारा डांस, लिटरेचर, हमारे जो रीति रिवाज, कस्टम्स जो हैं, तो इस तरीके से म्यूजिक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? संस्कृति के पार्ट हैं। ये सब हमारे कल्चर हैं, यानी संस्कृति हमारे हैं। संस्कृति क्या है? तो यह आपको आंतरिक शोध का उच्च स्तर है। यह आपको इंटरनल थिंकिंग, जो आप सोचते हो, जिस तरीके से आपकी फीलिंग है, वह आपका कल्चर है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं हो सकता।
आपने कभी गौर किया या कभी आपने देखा होगा कि जो आपके जो भी पिता हों, दादाजी हों, तो इस तरीके से बातें करते हैं कि बस 5 मिनट बात करो, समझ जाओगे कि कैसा है। या आप सब भी ऐसा करते होंगे कि किसी से बात करते ही आप सब समझ जाते होंगे कि भाई इनका क्या स्टैंडर्ड रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इनके फैमिली किस तरीके से हैं, किस तरीके से इनके पास एजुकेशन है। तो यही तो हमारी कल्चर है। ये सब हम सब क्यों समझ पाते हैं? तो इस प्रकार से आप देखें तो यह क्या है, हमारी आंतरिक शोध, यह इंटरनल थिंकिंग, जिससे आप सोचते हो, कनेक्ट कर पाते हो और समझ जाते हो कि सामने वाला कैसा है। तो वह हमारी संस्कृति, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं, हम उसके व्यक्तित्व का नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व का परीक्षण, उसके संस्कृति को, उसके कल्चर को देख पा रहे हैं मिलने से, उसके बाह्य रूप को नहीं। बाह्य रूप क्या है? सभ्यता है। अब जो शारीरिक ढांचा, हो सकता है कोई आदमी बहुत अच्छा हो, देखने में अच्छा ड्रेस भी पहन रखा हो, लेकिन जैसे ही मुंह खोला कि सारा पर्दाफाश हो जाए, तो वह फिर क्या होता? वह आपको सभ्यता, तो सभ्यता क्या है? वह एक्सटर्नल है, वह आपको बाहरी है। तो इस प्रकार से आप सब में भी होता होगा कि भाई किसी से आप मिलते होगे, बहुत पहले इंप्रेस होते होगे कि भाई यह बहुत जानकार हो सकता है, लेकिन जब 2-4 सवाल उससे पूछें, पता चल गया कि जानकारी का लेवल क्या है। तो इस तरीके से संस्कृति और सभ्यता, यह इंटरनल, यह एक्सटर्नल है, जिसमें आप देखें तो संस्कृति सभ्यता के बिना भी विकसित और अस्तित्व में रह सकती है। अब संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए यह जरूरी नहीं है कि पहले सिविलाइज्ड आप हो जाओ। आपने गौर किया होगा कि जो हमारे ट्राइब्स हैं, जो हमारे जनजाति हैं, उन जनजातियों के पास वे सिविलाइज्ड तो नहीं हैं, वे सभ्य नहीं हैं, लेकिन उनकी अपनी कल्चर तो है, उनका अपना रिलीजन तो है, उनके पास अपने लैंग्वेज तो है। उन्हें नहीं चाहिए वो भौतिकवादी दुनिया, उन्हें वह नहीं चाहिए पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर नहीं चाहिए। वे उसी आपको नेचर से खुश हैं, लेकिन उनके पास अपनी कल्चर है। तो आप देखें, उसके लिए जरूरी नहीं है कि कल्चर के लिए आपको सिविलाइजेशन की आवश्यकता है। बिना सिविलाइजेशन के भी कल्चर अस्तित्व में रह सकता है और वह कंटिन्यू आपको रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप सभ्यता जो है वह आप देखें तो सिविलाइजेशन बिना कल्चर का नहीं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, तो वहां आप देखें तो उनके पास, वे सिविलाइज्ड हुए तो उनके पास कल्चर भी है। तो सभ्यता संस्कृति के बिना विकसित और अस्तित्व में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आपका कल्चर नहीं है तो आप कभी भी सिविलाइज्ड हो ही नहीं सकते हो। लेकिन आप अगर सिविलाइज्ड नहीं भी हो तब भी आपके पास कल्चर है। तो इन दोनों संदर्भों में अब सभ्यता क्या बतलाता है, सिविलाइजेशन क्या बतलाता है कि हमारे पास क्या है, हमने क्या प्राप्त किया, हमने क्या सीखा। जैसे अब आप देख रहे हो पेन, डिजिटल पेन, ये आप बोर्ड देख रहे हो, डिजिटल बोर्ड, तो हमारे पास क्या है? ये है। ये हमारा संस्कृति का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट है, सभ्यता का पार्ट है। यह आपको मैन्युफैक्चर्ड है, निर्मित है, इसका निर्माण किया गया है, बनाया गया है। हम धीरे धीरे सभ्य होते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन, चेंजिंग होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे फेस्टिवल में चेंजिंग हो जाएगा, हमारे खान पान में चेंजिंग हो जाएगा, हमारे रहन सहन में कोई चेंजिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कल्चर के पार्ट हैं। तो इस तरीके से देखें तो सिविलाइजेशन क्या, हमारे पास क्या है? जैसे कानून है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास आपको आर्किटेक्चर है, हमारे पास आपको सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपको सिविलाइजेशन का पार्ट है। उसी प्रकार आप देखें तो सामान्य विकास का उच्च स्तर, यानी सभ्य होने का अर्थ यह नहीं है कि आप सभ्य हो तो संवेदनशील भी हो। उसी प्रकार सभ्यता जो है वह संस्कृति के बिना भी विकसित और अस्तित्व में रह सकता है। यानी सभ्यता के लिए जरूरी नहीं है, सिविलाइजेशन के लिए यह जरूरी नहीं है कि कल्चर आपको, यानी सभ्यता संस्कृति के बिना विकसित और अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो आप देखें सिविलाइजेशन के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविलाइज्ड हो तो आपके पास अपनी कल्चर अवश्य होगी। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ें तो अब देखें तो संस्कृति की क्या विशेषता है।
अब संस्कृति की भी विशेषता आप देखें तो हमारी जो संस्कृति है वह आपको बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही ओल्ड है। जैसे आप देखें तो हमारी संस्कृति जो है वह लगभग 5000 वर्षों से कंटिन्यू बनी हुई है। जैसे आपने गौर किया, पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में वहाँ पे आप देख रहे हो तो वर्शिप जो भी हो, पूजा का तरीका जो भी हो, चाहे वृक्ष पूजा हो चाहे शिवलिंग की पूजा हो, क्या आज हमारे समाज में वो नहीं है? तो वह कंटिन्यूटी उसकी आज भी है। उसी प्रकार आप देखो तो वहाँ से आपको वृहत स्नानागार जो पाया जा रहा है, तो आज भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे आज भी कस्टम्स हैं जो आपको नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पौंड के किनारे आपको उसका आयोजन किया जाता है। तो यह आप देखें तो यह हमारी प्राचीनता, यानी हमारी संस्कृति जो है वह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि कुछ ही विश्व की गिनी चुनी ऐसी संस्कृति हैं जो आज भी कंटिन्यू है, उसमें भारतीय संस्कृति है। क्योंकि भारतीय संस्कृति आज तक समाप्त नहीं हुई, यह सनातन संस्कृति है जो कंटिन्यू चली आ रही है लगभग 5000 वर्षों से। उसी प्रकार आप देखें तो धार्मिक विविधता, यह भी हमारी संस्कृति की विशेषता है। क्योंकि आप देखें तो रिलीजियस स्तर पर, रिलीजन के स्तर पे हम लोग बहुत डिवाइड हैं, लेकिन फिर भी आप देखें तो यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। यहाँ पे आप देखें तो बौद्ध धर्म के भी मानने वाले हैं, जैन धर्म के भी मानने वाले हैं, शैव धर्म के भी मानने वाले हैं, इस्लाम भी मानने वाले हैं, पारसी भी हैं। तो धार्मिक विविधता होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति जो है वह उसी रूप में आज भी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी शासक के द्वारा किसी दूसरे धर्म को समाप्त करने की कोशिश की गई। अगर बात की जाए इस्लाम की, तो आपने देखा होगा कि इस्लाम जिन जिन क्षेत्रों में गया वहाँ की संस्कृति को उसने समाप्त किया और इस्लामी संस्कृति को स्थापित किया। लेकिन एक्सेप्शन भारत, अपवाद है भारत, कि भारत में ना तो इस्लाम ने हिंदुत्व को समाप्त कर पाया और ना ही हिंदुत्व ने इस्लाम को समाप्त कर पाया, बल्कि हमारी संस्कृति जो है और मजबूत हुई, जिसे गंगा यमुनी कल्चर कहा जा रहा है। हमारी संस्कृति और समन्वित होती चली गई, ज्वाइंट होती चली गई, मिक्स होती चली गई, और यह हमें सभी रूपों में दिखाई देगा, चाहे वह हमारे आर्ट के कोई भी रूप हो। तो इस तरीके से आप देखें तो धार्मिक विविधता, यह भी हमारी संस्कृति की विशेषता है। जो धार्मिक विविधता होने के बावजूद भी धर्म के आधार पर बहुत सारे विभाजन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम में कभी भी आपस में वह वैर नहीं है। जैसे आप विश्व के संदर्भ में आप देखें तो यहाँ पे तो बहुत सारे धर्म हैं। आप देखें तो यूरोप में तो एक ही धर्म था, और उस धर्म के 2 सेक्ट्स, आपको 2 संप्रदाय स्थापित हुए, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन वहाँ पे जो धर्म को लेकर जो आपको क्रांतियाँ हुई, धर्म को लेकर जो वहाँ पे घटनाएं घटी, क्या भारत में कभी ऐसी घटी? जबकि भारत में इस्लाम भी सत्ता पर रहा, हिंदू शासक भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे सल्तनत पीरियड हो या मुगल पीरियड हो, कुछ ऐसे शासक को छोड़ दें तो उसके बाद किसी भी शासक ने दूसरे धर्म को सताने का काम नहीं किया। तो इस प्रकार से यह धार्मिक विविधता के बावजूद भी हमारी संस्कृति की अपनी विशेषता है। उसी प्रकार आप देखें तो हमारी संस्कृति की विशेषता मध्यम मार्गी, हमेशा ही हम आपको मिडिल पथ की ओर चलते हैं, बीच का रास्ता तलाशते हैं, चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हो या गांधी हो। आप बुद्ध को ही देखें तो बुद्ध हमेशा ही मिडिल पथ, मध्य मार्गी हैं। वे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और आत्मा के चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने हमेशा ही एक मिडिल मार्ग अपनाया। उसी प्रकार गांधी को आप देखें तो उन्होंने हमेशा ही समझौतावादी नीति अपनाया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आंदोलन प्रारंभ किए तो उसे कंटिन्यू आंदोलन को वे जारी ही रखें। जैसे आप देख सकते हैं, चाहे गांधी का कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वह आपको 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन हो, या फिर 1930 का आपको सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बस आंदोलन प्रारंभ किया गया, कंटिन्यू रखा गया। वे हमेशा एक आंदोलन के बाद समझौता करने के लिए तैयार रहते थे, समझौतावादी, मध्यम मार्गी। तो यह हमारी संस्कृति की देन है जो आज भी हम इसे देख सकते हैं। उसी प्रकार आप देखें तो नैतिकता,
यह भी हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, इथिकल वैल्यू। आज आप देखें तो इसके लिए आज आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में पेपर 4 भी आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आज मनुष्य के अंदर वह इथिकल वैल्यू समाप्त हो रहा है, वह नैतिकता अब नहीं है। तो वह नैतिकता का पतन हो रहा है, क्योंकि आज हम संस्कृति से अलग हटते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आप देखें तो यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमेशा ही हम नैतिकता पर बल देते हैं, चाहे कोई भी शासनकाल हो। आप मौर्यन पीरियड की ही बात कर लें तो अशोक को भी आप देखें तो अशोक ने भी जो धम्म लेकर आया, एक नया कॉन्सेप्ट था, और वह धम्म ऐसा नहीं था कि कोई बौद्ध धर्म था, बल्कि उस धम्म में आप देखें जो अशोक का धम्म है तो वह सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का मिला जुला है। क्या कौन सा धर्म है जो यह नहीं कहता कि आप अपने माता पिता की सेवा करो? कौन सा धर्म है यह नहीं कहता जो चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, किसी को सताओ नहीं, किसी को दुख ना दो, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखो? तो यह नैतिकता जो है यह हमारी संस्कृति की अपनी विशेषता है। उसी प्रकार आप देखें आध्यात्मिकता, तो हमारी संस्कृति की एक यह भी विशेषता है कि हम प्रारंभिक चरण से ही अध्यात्म पर विशेष बल देते रहे हैं। और आज विश्व गुरु आप देखें तो आज नहीं, भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, बल्कि यूरोप को इसने सभ्यता से परिचित कराने का काम किया। तो इस प्रकार से आप देखें तो आध्यात्मिकता भी यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। उसी प्रकार सार्वभौमिकता, यह भी हमारी संस्कृति की विशेषता है, जो हम अपनी संस्कृति में देख सकते हैं। नारी सम्मान आप देखें तो जो महिलाओं के जो रिस्पेक्ट है, यह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि किसी भी समाज में आप देखें तो हमेशा ही नारी को रिस्पेक्ट दिया गया है। किसी भी धर्म में आप देखें तो हमेशा ही नारी, चाहे वह माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, हमेशा ही पूजनीय रही है। तो यह भी हमारी संस्कृति की विशेषता है। उसी प्रकार आप देखें तो अनेकता में एकता, यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि आज हम भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर अलग अलग रूपों में आप देखें तो विभाजित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इस विभाजन के बावजूद भी हमारी एक पहचान है, और वह पहचान इंडियन है, वह पहचान भारतीय है। तो यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि इस अनेकता में होने के बावजूद भी हमारे अंदर वह एकता है। तो इस प्रकार से यह हमारी संस्कृति की विशेषता के संदर्भ में इसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यह हमारा जो है वह हम लोग देखें तो अब एक यहाँ पे प्रश्न यह बनता है कि क्या अगर करेंट में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए, तो क्या इम्पोर्टेंस है संस्कृति का, संस्कृति का क्या महत्व है? तो आज आप देखें तो संस्कृति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्चर आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम अपने कल्चर के कारण ही आप देखें तो यह हमारी आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। जो आज हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल अचीवमेंट की जो बात कर रहे हैं, यह हमारी कल्चर की ही देन है, जिसके कारण हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप देखें तो आज कल्चर के कारण टूरिज्म के क्षेत्र में आप जो टूरिज्म में आप बढ़ावा दे रहे हैं, कल्चर का ही कारण आप देखें तो ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यह हमारी कल्चर का ही रीजन है, जिसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट जो कंट्री हैं, जो आपको साउथ ईस्ट जो एशियाई कंट्री हैं, जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो कंट्री हैं, जो देश हैं, उनके साथ आज जो हम संबंध जो बना रहे हैं, वह हम अपने संस्कृति के कारण ही बना पा रहे हैं। क्योंकि संस्कृति जो है वह हमारी संस्कृति के कारण ही आज, चाहे बौद्ध क्षेत्र जो भी हो आप देखें तो संस्कृति के कारण हम सार्क जैसे संगठन स्थापित कर पा रहे हैं। संस्कृति के कारण हम नेपाल, भूटान, इन सब के साथ संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, रिलेशन रख पा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति, और इससे हम कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ में, आपको आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति में, जीडीपी को ग्रोथ करने में यह हमारा साधन है। उसी प्रकार आप देखें तो टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आज आप देखें तो सरकार के द्वारा भी टूरिस्ट प्लेसेज को आपको बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी रिलीजन से हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली आए तो वह आपको दिल्ली में लाल किला घूमने ना जाए, दिल्ली में कुतुब मीनार घूमने ना जाए, अगर कोई आगरा जाए तो वह ताजमहल देखने ना जाए। तो यह आप देखें तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है संस्कृति के माध्यम से। तो इस तरीके से यह भी हमारे आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति में साधन है। उसी प्रकार आप देखें तो आसियान से संबंध स्थापित करने की दिशा में, चाहे धार्मिक और राजनीतिक संबंध हो,
तो इसके माध्यम से हम आप देखें तो चाहे वह आपको नाम हो, सार्क हो, इन सब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इन संगठनों में हम धार्मिक और राजनीतिक संबंधों के माध्यम से हम अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वहीं आप देखें तो इसके लिए हम जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि वे सारे देश आपको बुद्धिस्ट कंट्री के रूप में हैं, तो उन बुद्धिस्ट कंट्री वाले देशों को भी हम उसे जोड़ते हैं बौद्ध तीर्थ स्थलों पर, जो पर्यटक स्थान हैं, जो फेमस प्लेसेज हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हों, जैन धर्म से संबंधित हों, इन सब को हम और ज़्यादा विकसित करते हैं और इससे हम अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्राप्त कर पाते हैं। उसी प्रकार आप देखें तो आज कूटनीति के क्षेत्र में आप देखें तो जो हमारी जो पॉलिसी है, वह पॉलिसी आप देखें तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो यह हमारे संस्कृति की ही देन है कि आज भी हम सॉफ्ट पॉलिसी को लेकर चलते हैं। भारत शुरू से ही सॉफ्ट पॉलिसी को लेकर चला है, कभी भी किसी को आपको उसने जबरन अधिकार करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन वही आप अगर देखें तो यदि आप यूरोपीय देशों को देखें तो उनकी जो पॉलिसी है वह सॉफ्ट नहीं है बल्कि उनकी हार्ड पॉलिसी है, क्योंकि उनकी अपनी कल्चर नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृति हमारे कूटनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ही यूजफुल रहा है। उसी प्रकार आज यही रीजन है कि आज हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, क्योंकि अब उपनिवेशवाद तो नहीं स्थापित किया जा सकता, नौ उपनिवेशवाद तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आज हम अपने कल्चर के माध्यम से अपने इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, उन देशों के साथ हम ट्रेड कर पा रहे हैं, उन देशों के हम फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर पा रहे हैं। तो आज भारत को आप देखें तो चाहे जो भी पड़ोसी कंट्री है उन सब के साथ भारत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की दिशा में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कल्चर अपनी कल्चर है और उन कल्चर से वे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को यह समझना था जो सभ्य कला क्या है, सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। तो नेक्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो स्टार्ट होगा वह स्टार्ट हमारा आपका यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे तो यह हमारा 6 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। हम सबों का एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत आपको यह समझाने का भी प्रयास किया जाएगा और आपको यह बताने का भी प्रयास किया जाएगा कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे आपके लिए हम सब यूजफुल हैं। तो इस तरीके से हम सबों का एक प्रयास यहाँ पे जारी है, जिसमें हमारी पूरी टीम जो है हम सबों के द्वारा एक प्रयास भी किया जाएगा और यह प्रयास सार्थक प्रयास होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप इससे जुड़ें और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं हो सके तो, क्योंकि बैच जो है वह बैच आपको 6 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास जो स्टार्ट करेंगे वह कल्चर के बेसिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जो आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यह तो एक तरीके से आप माने कि ये हमने बस ओवरऑल एक बताने का प्रयास किया। अभी हमने आपके एग्ज़ाम को टच नहीं किया है। जब एग्ज़ाम को टच करूंगा तब आपको पता चल जाएगा और डिफरेंट भी पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, वो आप एक क्लास से आप देख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सबों का दिन मंगलमय हो और आप सब जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। अच्छे हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स में बता दूं, रामेश्वर बदौरिया नमस्ते, दीपक लिखे हैं राइट सर, बहुत अच्छी बात। विक्रम सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विक्रम। विक्रम सिंह भारत एक महान देश है, बिल्कुल महान देश है विक्रम। कैश केस बोलो सर, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। तो चलिए आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू जोड़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।